अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड चेन की। फूड चेन क्या है? द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। या फिर हम एक और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब किसी को खाना और किसी के द्वारा खाए जाना, ये जो सीक्वेंस है जो हमारे इकोसिस्टम में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। अभी मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकॉम्पोजर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे पूरे इकोसिस्टम को रन करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की है, दैट इज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू हमारी एनर्जी कहां पहुंची? कंज्यूमर्स पे, और उसके बाद डीकंपोजर्स पे। तो ये जो फ्लो है एनर्जी का, दैट इज फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जैसे कि इस फूड चेन में दिखाया भी गया है, ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से। ये क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद इसको खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। उसके बाद इसको कंज्यूम किया किसने? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर एंड फिर डीकंपोजर्स। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है जहां पे एक ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को, ये जो सीक्वेंस है यही है हमारी फूड चेन। हमारे पास दो तरीके की फूड चेन होती है। पहली है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास, ग्रास। ये आपको पता चल जाएगा, ये दोनों आप कंफ्यूज नहीं होंगे ग्रेजिंग इकोसिस्टम में और डिट्राइटस इकोसिस्टम में। ये जो है हमारी डिट्राइटस, इस शब्द का मतलब है डीकॉम्पोजर्स। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो हमारी ग्रेजिंग फूड वेब है वो किससे शुरू होती है? ग्रीन प्लांट से, मतलब ग्रास से। ठीक है, और जो हमारी डिट्राइटस फूड वेब है, जो हमारी सेकेंड फूड चेन है, वो किससे शुरू होती है? हमारी डीकॉम्पोजर से। तो ग्रेजिंग फूड चेन हमने बताया आपको, ये कहां से शुरू होगी? लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल, सबसे लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल, जो कि कहां से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? विया फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी आपको बताया जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन हमारी कहां से शुरू होती है? ग्रीन प्लांट से, जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसके बाद इनका जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो क्या है? सनलाइट। इनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? सनलाइट। ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। उसके बाद आती है हमारी, ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, ग्रास सुपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। ठीक है, ये हमारी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद अब दूसरी आती है हमारी डिट्राइटस फूड चेन, जो कि हमारी शुरू होती है किससे? डीकंपोजर से। ये देखो, ये जस्ट इस ग्रास ग्रेजिंग फूड चेन के जस्ट ऑपोजिट है। ये कहां से शुरू हो रही है? किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। कोई भी हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर है, लीव्स हैं या फिर कोई एनिमल बॉडी है, उसको हमारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स हो जाएंगे किसमें? यहां बना देती हूं। कोई भी हमारा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे। उसके बाद वो मिक्स होगा किसमें? सॉइल में। उसके बाद उसमें ग्रो होंगे ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद उन ग्रीन प्लांट्स को या फिर ग्रास को कंज्यूम करेगा कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर।
उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा कोई भी सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद उस सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा कोई भी टर्शरी कंज्यूमर, और अगेन वो टर्शरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी डिट्राइटस फूड चेन है हमने देखा कि वो कैसे होगी, वो अपोजिट रन करेगी। सबसे पहले कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज किया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स हुए हमारी सॉइल में, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स ग्रो हुए, दैट इज हमारे प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, और ऐसे ये साइकिल इकोसिस्टम में रन करती है। तो हमारी डिट्राइटस फूड चेन में जो मेन एनर्जी सोर्स है वो कौन है, हमारा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद आती है हमारी फूड वेब। फूड वेब, अभी मैंने आपको बताया फूड चेन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब ऐसी एक फूड चेन या दो फूड चेन से हमारा काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा एनवायरमेंट है, इसको रन कराने के लिए हमें ऐसी बहुत सारी फूड चेन चाहिए। जब ये बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हमारा फूड वेब। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म्स अ फूड वेब, इट इज अ कंपैरेटिवली लार्जर देन फूड चेन। फूड वेब क्या होती है, फूड चेन से बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होगी क्योंकि बहुत सारी फूड चेन, बहुत सारी छोटी छोटी फूड चेन आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, एक फूड वेब बनाएंगी। ठीक है, ये भी हमारी दो तरीके की होती है, ग्रेजिंग फूड वेब और डिट्राइटल फूड वेब। ग्रेजिंग फूड वेब वही, वो कहां से शुरू होगी, हमारे ग्रीन प्लांट्स से। ठीक है, और डिट्राइटल फूड वेब कहां से शुरू होगी, हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, तो ये वही दो तरीके की फूड वेब होती है, ग्रेजिंग फूड वेब और डिट्राइटल फूड वेब। ये हमारा फूड वेब का डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स बढ़ जाता है, जो हमारा एनर्जी, जो हम एनर्जी इनटेक कर रहे हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी इकोसिस्टम की, स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने इकोसिस्टम की, जिसमें हमने बात की थी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स की। ठीक है, और हमने पढ़े थे अपने फंक्शंस, इकोसिस्टम में हमने फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन में क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रेगुलेशन फंक्शन और प्रोटेक्शन फंक्शन, प्रोटेक्शन फंक्शन हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, फंक्शन पढ़े हैं, जब हम इनको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है अगर हम किसी भी इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे और हम उसका पूरा डाटा निकाल ले कि हम भाई इतने प्रोड्यूसर्स हैं और इतने कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, तो वो हमारे लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हमें कोई ऐसा बड़ा डाटा पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, एनवायरमेंट की लैंग्वेज में उस ग्राफ को बोलते हैं पिरामिड। एनवायरमेंट की लैंग्वेज में वो जो ग्राफ है उसको हम बोलेंगे पिरामिड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। जब हम इस स्ट्रक्चर और फंक्शंस को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। 1939 में चार्ल्स एल्टन ने ये टर्म प्रोवाइड की थी, ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि हम ऐसे एक पिरामिड बना सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रक्चर, जो हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी स्टडी करने में। तो हमें पता है हमारे ट्रॉपिक लेवल है, कहां से शुरू होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, डीकम्पोजर्स पे वो खत्म होता है। अब हम इसको इसी सीक्वेंस में ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें कि ट्रॉपिक लेवल बताए गए। मैंने अभी आपको बताया था ट्रॉपिक लेवल 1 प्रोड्यूसर्स, 2 प्राइमरी कंज्यूमर,
टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और लास्ट में डीकम्पोजर्स। ये हमारा ग्राफ है। ऐसे ही हम बहुत सारे अलग अलग ग्राफ देखेंगे। ये है हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तीन तरीके के पिरामिड हम पढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। और अगर हम पिरामिड के शेप के ऊपर बात करें, अकॉर्डिंग टू द शेप अगर हम इसको क्लासिफाई करें, तो हमारे पास दो तरीके के पिरामिड होते हैं। फर्स्ट इज अपवर्ड पिरामिड एंड द सेकंड वर्ड इज इन्वर्टेड पिरामिड। अपवर्टेड पिरामिड बनेगा इस तरीके से और इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। फर्स्ट हम शुरू करेंगे अपवर्ड पिरामिड में, ठीक है। अपवर्ड पिरामिड क्या है? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे, रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक आइडिया देती हूं। हमारे पास कोई इकोसिस्टम है, उसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं 5 और डीकम्पोजर्स हैं 1, ठीक। या फिर हम दूसरा लेते हैं जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं 1 और डीकम्पोजर्स हैं हमारे पास 5। ये दोनों ही डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, पिरामिड की जो नंबर है, नंबर ऑफ पिरामिड है वो ज्यादा है। प्रोड्यूसर्स कितने हैं? 5 हैं और डिकम्पोजर्स कितने हैं? 1 है। तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा है नंबर ऑफ डिकम्पोजर से। तो पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो हम प्रोड्यूसर्स को हमेशा बेस पे रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम प्रोड्यूसर्स को कभी भी ऊपर मेंशन करेंगे, नहीं, हमें प्रोड्यूसर्स को हमेशा बेस में मेंशन करना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो पिरामिड कैसा बनेगा? अपवर्ड। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम है और नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स ज्यादा है, तो हमारा पिरामिड कैसा बनेगा? इन्वर्टेड या फिर डाउनवर्ड पिरामिड। तो ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स पे। अब हमें पता चल गया कि हमारा किस केस में अपवर्ड बनेगा, जब प्रोड्यूसर्स का नंबर डीकम्पोजर्स के नंबर से क्या होगा? ज्यादा होगा। और डाउनवर्ड कब बनेगा? जब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना पहला पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया 3 तरीके के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ये 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। ये 3 ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन एनी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम बात करें, अभी हमने कैटेगराइज नहीं किया है प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स कितने हैं या फिर डीकम्पोजर्स कितने हैं, नहीं, अभी हम टोटल काउंट की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे में मानूं कि एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो जो उसका पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो टोटल काउंट। अगर हम उस क्लास को कोई भी एक इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं, जैसे कि वो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो हम जब उसका पिरामिड बनाएंगे तो हम उसको काउंट क्या लिखेंगे? तो कि इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का टोटल काउंट है 10। अभी हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया। अब इसमें अलग, जब हम इसका पिरामिड बनाएंगे तब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। कैसे? कि इस 10 में से 2 प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी के 2 क्या है? कंज्यूमर्स हैं। कितने बचे हमारे पास? 6 बचे। तो 6 क्या हैं? हमारे डीकम्पोजर्स हैं, ठीक। जब हम इनको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर।
जैसे कि हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसका पिरामिड बनाएंगे तो सेम वही उसी तरीके से बनाएंगे। हमने बात की है यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कितने हैं हमारे पास, 2, और डिकम्पोजर्स कितने हमारे पास, 6। तो इसका जो हम पिरामिड बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसर्स 2, कंज्यूमर्स 2 और डिकम्पोजर्स 6। ठीक है, तो हम जो इसका पिरामिड बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल डिपेंड करेंगे। ये देखिए बना हुआ है ये डाउनवर्ड, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। जो इसका एग्जाम्पल रखेंगे वो अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम रखेंगे। अगर हमसे एक्वेटिक का पूछा गया है तो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे एल्गी, स्मॉल फिश या टेडपॉल फ्रॉग्स। और अगर हमसे टेरेस्ट्रियल पूछा गया तो हमारे एग्जाम्पल होंगे रैबिट, ग्रास, फॉक्स। दूसरा पिरामिड है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब है ड्राई वेट। सिंपली हम इस इकोसिस्टम में ये पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक इकोसिस्टम है, जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमने अभी इकोसिस्टम लिया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक क्लास में हमारे पास 10 बच्चे हैं। अब उन 10 बच्चों का जो टोटल वेट है, ठीक है, टोटल वेट है वो कितना है, 100। ये भी सेम डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स का वेट कितना है और डीकम्पोजर्स का वेट कितना है। ठीक है, अगर हम इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स का वेट कितना है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स का वेट कितना है, 1 kg। तो ये कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, मतलब अपवर्ड बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का वेट किससे कम है, किससे ज्यादा है, टर्शरी कंज्यूमर से। और इसमें अगर हम इसमें इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स अभी मैंने बताया था एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गी, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए वहां पे प्रोड्यूसर्स कौन है, यही फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रोड्यूसर्स हैं, इनका वेट कम है, इसीलिए ये पिरामिड कैसा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। मैंने जो आपको उसमें नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में बताया था कि ये डिपेंड करेगा किस पे, प्रोड्यूसर्स के नंबर पे। सेम चीज यहां पर है बायोमास में, ये डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर्स के वेट पे। अगर प्रोड्यूसर्स का वेट कम है डीकम्पोजर्स से तो ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और अगर प्रोड्यूसर्स का वेट डीकम्पोजर्स के वेट से ज्यादा है तो ये अपवर्ड बनेगा। जैसे कि इसमें दोनों दिखाए हुए हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का वेट मान लेते हैं हम 1 kg और लार्ज फिशेस 1000 kg। तो ये देखो यहाँ पे ये अपवर्ड पिरामिड में प्रोड्यूसर्स दोनों में बेस पर हैं, लेकिन अपवर्ड पिरामिड में ये 1000 kg है, बेस पर है क्योंकि पिरामिड का वेट ज्यादा है, और इसमें पिरामिड का वेट प्रोड्यूसर का वेट कम है। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, कभी कभी पूछा भी जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा हर इकोसिस्टम, चाहे वो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो हमेशा हर केस में सीधा ही बनेगा, वो हमेशा सीधा रहेगा। क्यों, इसके पीछे का कारण है द रूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस की है वो किसने की है, प्रोड्यूसर्स ने। डिकम्पोजर्स तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूं, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है या मेरी कोई फैक्ट्री है, या मैं किसी चीज कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ, या मैं कोई खाना बना रही हूँ, तो सबसे ज्यादा वो चीज किसके पास होगी, मेरे पास, जो उस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, वो उस एनर्जी, पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे प्रोड्यूसर्स। एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर्स, वो अगले लेवल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, डीकम्पोजर से या फिर कंज्यूमर से। इसीलिए हर केस में पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनेगा, मतलब हमेशा हर केस में पिरामिड ऑफ एनर्जी अपवर्ड ही बनेगा। अब देखो, चाहे वो हमारा टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब हमने बात की कि
इसकी एनर्जी अगले लेवल पे ट्रांसफर होती है, लेकिन कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हम देखेंगे। द रूल ऑफ एनर्जी पिरामिड, ये हमारे पास है 90% एनर्जी। अगर हम 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी को अलग कर दें तो एक ट्रॉपिक लेवल से ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी प्रोड्यूस की 1000 किलो जूल, इन्होंने अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर की ओनली 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगी। ये 100, अब कितनी बची 10, 1, 0.1, सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगी, रेस्ट 90% एनर्जी ऑर्गेनिज्म के पास रह जाएगी। अब ये 90% एनर्जी जो होगी वो ऑर्गेनिज्म अपने फ्यूचर वर्क के लिए सेव करके रखेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, ये 90% एनर्जी। अगले ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ये हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये ये सीधा बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 10% रूल इसमें लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 90% एनर्जी ऑर्गेनिज्म के पास रह जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशंस। ठीक है, जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, हमने बताया कि जो ग्राफ है उसको पढ़ना इजी होता है, इसीलिए हमने अपनी स्ट्रक्चर, अपने फंक्शंस को, अपनी पूरे इकोसिस्टम को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इकोलॉजिकल पिरामिड की फॉर्म में। अब जो हमारी इसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने बात की, ऑटोट्रॉफ्स की बात कर ली और हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर ली, हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, लेकिन हमारे सेप्रोफाइट्स का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, द सेप्रोफाइट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन एनी ऑफ द पिरामिड्स इवन दो दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे सेप्रोफाइट्स के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, जो अपना, अब हम बात करेंगे हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के लिमिटेशंस। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे हमने देखा जो इसमें स्ट्रक्चर में सिर्फ हमारी फूड चेन के बारे में ही जिक्र किया गया है। सिंपल फूड चेन ही हमारी, मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इन्हीं के बारे में हमारी बात हुई है। यहाँ पे हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में फूड वेब को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अगर हम सिंपल इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएं तो वो फूड चेन के बेसिस पे तो बन सकता है, लेकिन अगर हम एक बड़ी फूड वेब की बात करें तो उसका किसी भी तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा होता है हमारे सेप्रोफाइट्स, जो कि हमारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, फीड करते हैं, वहां पे अपना क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स को भी कोई स्पेस हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दिया गया है। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो इसकी लिमिटेशंस है वो है हमारी, ये जो है सिंपल फूड चेन को ही रिप्रेजेंट कर पाता है। व्हाट अबाउट मल्टीपल फूड चेन्स या फिर टिपिकल फूड चेन्स, जहां पे बहुत सारे कंज्यूमर्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, तो वो कैसे, जैसे कि हमारे डीकम्पोजर्स हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर से भी अपना फूड ले सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से भी ले सकते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं है। फोर्थ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो है सीजन्स। ये जो हमारे पिरामिड ऑफ नंबर है या पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इसको सीजन के बिहाफ पे अगर ऑर्गेनिज्म में फ्लक्चुएशन होता है तो सीजन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। They do not consider the possibility of existence of the same species at different trophic level. अगर एक स्पीशीज अलग अलग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे
कोई भी सीजन के हिसाब से, मतलब अगर कोई हमारी स्पीशीज है जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सॉल्यूशन इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दिया गया है। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या है? बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज वन वेयर all living organisms and their physical environment interact in stable way। मतलब अगर हम देखें तो जितने हमारे पास प्रेडेटर्स हैं उतने प्रे हैं। अगर द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या है? अगर हम किसी भी इकोसिस्टम को देखें तो उसमें बैलेंस इकोसिस्टम क्या रोल प्ले करता है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो सभी क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, किसी को भी अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरमेंट में फाइट नहीं करना पड़ता है। जितने प्रोड्यूसर्स हैं उतने ही कंज्यूमर्स हैं, जितने प्रेडेटर्स हैं उतने ही प्रे हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली ऐसा देखें तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या है? द इंटरेक्ट इन द स्टेबल वे, all the living organism and their physical environment interact in the stable way। balanced ecosystem, different species आर इन इक्विलिब्रियम विद द रिसोर्सेज। मतलब सबको, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। किसी को भी अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी तरीके की फाइट एनवायरमेंट में नहीं करनी पड़ रही है। दैट इज बैलेंस्ड इकोसिस्टम। कुछ फैक्टर्स हैं जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज। हम सब ये जानते हैं कि हम सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब एक एनवायरमेंट में नहीं रह सकते। कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड को बियर कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा कोल्ड को बियर नहीं कर पा सकते हैं। इवन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम में भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पेसिफिक प्लांट्स को बहुत लो टेम्परेचर नहीं सूट करता, वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एक ऐसा फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फैक्टर है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर मतलब बैलेंस इकोसिस्टम को डिफाइन करता है कि बैलेंस इकोसिस्टम पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेट चेंज बैलेंस इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। उसके बाद है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं। ठीक है, जब हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, मतलब हमें उसकी नीड नहीं है लेकिन स्टिल हम उसे यूज कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइट करना, किसी भी चीज को ओवर यूज करना। इन सब इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। इवन आने वाली फ्यूचर जनरेशन को वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बैलेंस्ड इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। प्रेडेटर्स और प्रे डायनामिक्स, जितने शिकार हैं उतने शिकारी होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। अगर हम कोई एक प्लांट लें तो ऐसी और कितनी स्पीशीज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एंड लास्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी, पानी। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इकोसिस्टम। अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज अ क्रूशियल फॉर हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट। जो हमारा बैलेंस इकोसिस्टम है वो किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? हमारे एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए। अगर हम जो हमारे ऐसी स्पीशीज है जो बिल्कुल लास्ट है, मतलब अब बहुत रेयर हमें देखने को मिलती है, अगर हम उनको अभी भी सेव नहीं करेंगे, अगर हम उनको सस्टेनेबली किसी भी चीज को सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं करेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी
के कंजर्वेशन के लिए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए भी हमारा बैलेंस्ड इकोसिस्टम जरूरी है। फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन वेलबींग, सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, इन सब चीजों के प्रोटेक्शन के लिए हमारा बैलेंस्ड इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।